हाँ देखिए, जो डी ऑर्बिटल्स की शेप जो हम लोगों ने पढ़ी थी, उसको डबल डंबल शेप कहें या क्लोवर लीफ शेप कहते हैं। तो मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया है क्लोवर लीफ, मतलब ये किसी प्लांट की लीफ से रिलेटेड है। क्लोवर लीफ शेप भी बोलते हैं डी ऑर्बिटल्स को। कौन कौन से डी ऑर्बिटल्स को? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बाकी हम लोग डबल डंबल तो बोलते ही है। इसमें 4 लोब्स होते हैं, 4 लोब्स। और जो 5वां डी ऑर्बिटल है, जिसकी बेबी सुगर लाइक शेप बोली थी, उसको डाउनट शेप भी बोलते हैं। डाउनट शेप। इसमें 2 लोब्स होते हैं along z axis and a circular ring in xy plane. हमने आपको वो कलर डायग्राम भी दिए थे, उससे भी काफी हेल्प मिली होगी ऑर्बिटल की शेप को समझने में। मतलब ये कितने भी बड़े से बड़ा टीचर हो या कितने बड़े से बड़ा साइंटिस्ट हो, याद ही रखना पड़ता है उसको कि डी ऑर्बिटल की शेप ऐसी है, क्योंकि सब ये श्रोडिंगर इक्वेशन से आया है। और हमारे पास जब तक वो फार्मूला नहीं होगा जिससे हम कर्व ट्रेस कर सकें, फार्मूला कॉम्प्लिकेटेड होता है, फिर उसको कर्व को ट्रेस करना। तो जैसे dxy ऑर्बिटल हो, तो dxy ऑर्बिटल में ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। तो जो dxy के 4 लोब्स होंगे वो x के अलोंग नहीं होंगे, y के अलोंग नहीं होंगे। मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में होंगे, ठीक है ना? ये हो जाएगा dxy। इसको अगर हम केवल xy ऐसे दिखाएं तो dxy को ऐसे दिखा सकते हैं, ये dxy हो जाएगा। ये सब अभी तो आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा इसकी क्या नीड है। आगे चल के जब हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां इसके बगैर काम ही नहीं चल पाएगा, इन शेप्स के बगैर। एक बहुत ही खास चैप्टर है केमिस्ट्री का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हर साल आईआईटी जेईई में उससे सवाल आना ही आना है।
बहुत दमदार टॉपिक होता है वो, बहुत दमदार, मतलब सबसे दमदार टॉपिक अगर कोई है तो वही है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। उसको पढ़ने में मजा भी बहुत आता है, कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे हैं, सवाल भी बहुत बनते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें इन सब चीजों का बहुत ज्यादा यूज है। लेकिन वो 12th का टॉपिक है, मतलब 11th में आपको नहीं पढ़ना होगा। तो dxy ऑर्बिटल के जो 4 लोब्स हैं वो किसके अलांग हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में है। ऐसे में अगर हम कहें कि इसका नोडल प्लेन, dxy का जो नोडल प्लेन है, एक तो हो जाएगा xz प्लेन। देखिए एक्स एक्सिस के अलाउंग तो है ही नहीं ना इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी। अगर इलेक्ट्रॉन dxy ऑर्बिटल में है तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अलोंग दी एक्सिस एक्स और वाई तो 0 है ना, एक्स और वाई के बीच में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। dxy ऑर्बिटल की जो शेप है क्लोवर लीफ शेप, जिसमें 4 लोब्स बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है 4 लोब्स। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में है, लेकिन अलोंग दी एक्स एंड वाई एक्सिस तो 0 है, और जेड एक्सिस के अलोंग भी 0 है। अगर इलेक्ट्रॉन dxy ऑर्बिटल में है, इट मींस उसके 4 लोब्स कहां पे हैं? एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। और आपको तो मैंने कलर डायग्राम भी दिए, उसमें देखिए कितना आसानी से क्लियर हो रहा है। और भी डायग्राम्स हम आपको देंगे जिससे और क्लैरिटी आए। तो अलोंग दी एक्स एक्सिस और अलोंग दी वाई एक्सिस, क्या dxy इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है कि नहीं? ये चीज समझ में आती है? बोहर थ्योरी में प्रोबेबिलिटी की बात नहीं हो रही थी, लेकिन वेव इक्वेशन जो श्रोडिंगर ने बताई, जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसमें क्वांटम थ्योरी लगाई। क्वांटम थ्योरी का एक छोटा सा हम आपको इंडिकेशन देते हैं। जैसे क्वांटम थ्योरी कितनी अजीब है, कितनी मतलब हास्यास्पद लगेगी, उसका एक एग्जाम्पल है श्रोडिंगर कैट का। कुछ लोगों ने पढ़ा होगा उसको। उसमें श्रोडिंगर ने थॉट किया, एक एक्सपेरिमेंट थॉट किया कि एक सील्ड बॉक्स है और उसमें एक बिल्ली रखी हुई है, ठीक, कैट डाल दी उसके अंदर, और उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डाल दिया, ठीक है, और साथ में एक पॉइजन डाल दिया। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडिएशन एमिट करेगा। जब रेडिएशन एमिट करता है तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको जीजर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो गीगर इंस्ट्रूमेंट या जीजर इंस्ट्रूमेंट, तो गीगर इंस्ट्रूमेंट होता है तो वो डिटेक्ट करता है कि तुरंत ऐसे बताता है कि ये पार्टिकल निकला। तो जैसे वो डिटेक्ट करता है तो साथ में एक हथौड़ी लगी थी, तो हथौड़ी हिलती है। जब हथौड़ी हिलती है तो पॉइजन पे लगती है, पॉइजन वाले डब्बे पे, पॉइजन गिर जाएगा, पॉइजन गिर जाएगा तो बिल्ली वो पॉइजन पी लेगी, मर जाएगी। इस तरह का थॉट उन्होंने सोचा। तो अब रेडियो एक्टिव के बारे में आप सबको शायद पता होगा कि ये एक चांस इवेंट है। हम लोग ये नहीं बता सकते कि कौन सा न्यूक्लियस किस समय डिके करेगा। मान लो कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पड़ा है, तो हम लोग ये नहीं बता सकते कि आधे घंटे बाद डिके करेगा, कि 10 मिनट बाद, कि 1 सेकंड बाद, कि 2 माइक्रो सेकंड बाद, कि 2 दिन बाद, नहीं बता सकते। ये पूरी तरह से चांस इवेंट है। एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कौन सा न्यूक्लियस कितनी देर बाद डिके होगा, अपने में से रेडिएशंस निकालेगा। तो साइंटिस्ट ने, जो श्रोडिंगर ने अपने साथ सोचा कि 1 घंटे में तो वो पार्टिकल निकाल ही देगा, तो 1 घंटे में बिल्ली मर सकती है, ठीक, क्योंकि जब वो रेडिएशन एमिट करेगा तो गीगर जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक्टिव होगा तो कुछ ना कुछ हरकत करेगा, जिससे जो हथौड़ी लगी है वो गिरेगी उस पॉइजन वाले डब्बे पर, फिर वो डब्बा मतलब फैलेगा पॉइजन, तो बिल्ली उसको पी जाएगी, मर जाएगी। इस तरह से उसने एक्सपेरिमेंट सोचा। तो 1 घंटे बाद ये कहा गया कि बताइए बिल्ली मरी होगी कि जिंदा होगी।
तो कुछ ने कहा भाई या तो मरी होगी या जिंदा होगी। एक साला आदमी यही कहेगा, अगर पॉइजन उसने लिया होगा तो मर गई होगी, और पॉइजन अगर नहीं मौके पे उसको मिला होगा तो जिंदा रही होगी। ठीक, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग वो जिंदा भी है और मरी भी हुई है। क्या आपको ये चीज रियलाइज हजम हो रही है? हजम नहीं होगी। क्वांटम मैकेनिक्स का इतना अजीब सा जो ये मामला है, जब ये चीज क्वांटम मैकेनिक्स की श्रोडिंगर को पता लगी तो श्रोडिंगर खुद इतना इरिटेट हुए, जबकि उन्होंने ही क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बताया था, और वो क्वांटम मैकेनिक्स छोड़ के बायोलॉजी में आ गए। खुद इतना वो जब आप कितना करो, ये पागल हो गया तुम, या तो मरी होगी जिंदा होगी, कि तो आप करो मरी भी होगी और जिंदा भी होगी, आधी मरी होगी आधी जिंदा होगी। ये क्वांटम फिजिक्स है। क्या आपको हजम हो रही है? नहीं। तो क्वांटम फिजिक्स को पढ़ना अभी हम लोग के बस की बात नहीं, भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ये चीज हजम कर पाएंगे। मतलब वो कहता है जब तक आप डब्बे को खोलोगे नहीं, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मरी होगी कि जिंदा होगी। हम ये कहेंगे आधी मरी होगी आधी जिंदा होगी, ये कहेंगे। जैसे ही डब्बे को खोलेंगे तब पता लगेगा कि मरी है कि जिंदा है। लेकिन जब तक डब्बा नहीं खोला है तो हम लोग कहेंगे 50% मरी है 50% जिंदा है। तो ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आपको रियलाइज हो जाए कि क्वांटम वर्ल्ड कितना अजीब और कितना बेकार लगेगा आपको जब तक आप उसमें प्रॉपर तरीके से नहीं घुसोगे। इसीलिए श्रोडिंगर के वेव मॉडल को समझना शुरुआत में आपके लिए बहुत कठिन होगा। तो हम लोग इसीलिए सीधे सीधे रिजल्ट्स पढ़ लेते हैं। आप मेरी बात समझ में आ गई? श्रोडिंगर ने ही वेव इक्वेशन मॉडल दिया, और जब कोपेनहेगन के साइंटिस्ट ने इस बात को रखा कि क्वांटम मैकेनिक्स ऐसा कह रही है, तो श्रोडिंगर को खुद बहुत गुस्सा आया, वो इरिटेट हो गया, अपनी थ्योरी से छोड़ दिया उसने। तो नोडल प्लेन का क्या मतलब है? नोडल प्लेन का मतलब है कि वो प्लेन जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, ज्यादा ना हो। अरे नो 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 डल, जहां दाल न गले, नो दाल, जहां इलेक्ट्रॉन की दाल न गले, नोडल प्लेन। व्हाट इज नोडल प्लेन? एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो। नोडल प्लेन की डेफिनेशन शायद हमें लिखनी पड़ेगी। किसी ने वर्ड ये सुना है नोडल वर्ड? किसी ने नहीं सुना होगा। जब तक आप फिजिक्स में वेव नहीं पढ़ोगे, वहां आता है वेव में एक टर्म आएगा नोड, एक टर्म आएगा एंटी नोड। नोड और एंटी नोड ये वेव चैप्टर में आप पढ़ोगे, वो भी 12th का चैप्टर है। तो कहने का मतलब ये है कि सारी चीजें 12th के सिलेबस से रिलेटेड है, इसीलिए हम लोग को जल्दी समझ में नहीं आती है। लेकिन नोडल प्लेन के बारे में लिख लें, ए प्लेन in which electron finding probability is 0। इसको ऐसे कह लो, नो दाल, जहां पे इलेक्ट्रॉन की दाल न गले, जहां पे इलेक्ट्रॉन न हो पाए, जहां पे इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी न हो, ऐसे प्लेन को नोडल प्लेन कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे एस ऑर्बिटल हैज 0 नोडल प्लेन। समझ में आ गई बात? बताओ क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल होता है, तो पूरे स्फीयर में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी, तो कोई ऐसा प्लेन आएगा ही नहीं नोडल प्लेन। ये बात सबको समझ में आती है कि एस ऑर्बिटल में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होगा। each p orbital has one nodal plane। चाहे वो px हो, चाहे वो py हो, चाहे वो pz हो। तो एक बार इसको समझ लेते हैं, p ऑर्बिटल वाला मामला।
मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमने बनाई जेड एक्सिस, ठीक है, बाहर की ओर। और पी एक्स ऑर्बिटल कैसा है? ये पी एक्स ऑर्बिटल है, दिस इज पी एक्स ऑर्बिटल। और इसमें ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। तो अगर इलेक्ट्रॉन पी एक्स ऑर्बिटल में है तो वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग उसके पास जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी कि नहीं होगी? और पी एक्स मतलब ऐसे होगा पूरा डंबल, ये चीज ऐसे आएगी, पूरा इस तरह का बनेगा डंबल, ठीक है, 3 डायमेंशनल रीजन है ये। तो P मतलब वाई एक्सिस के अलावा और जेड एक्सिस के अलावा उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0। तो ये जो वाई जेड प्लेन आएगा इसमें प्रोबेबिलिटी 0 होगी कि नहीं होगी? तो पी एक्स ऑर्बिटल के लिए बताइए नोडल प्लेन कौन सा बना? वाई जेड प्लेन। अगर इलेक्ट्रॉन पी एक्स ऑर्बिटल में है तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलावा उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। यानी पी एक्स ऑर्बिटल का नोडल प्लेन कौन सा होगा? वाई जेड प्लेन नोडल प्लेन होगा। ये समझ में आती है बात कि आपको कुछ पूछना हो, अगर कुछ भी मन में ख्याल आ रहा हो, जैसे श्रोडिंगर के मन में थॉट बिल्ली वाला आया, आपके मन में कुत्ते वाला आ रहा हो, कोई भी चीज आपके मन में डाउटफुल लग रही हो पूछ सकते हैं। समझ नहीं आया? देखिए आपके पास वो कलर डायग्राम रखे हैं ना, देखिए ऐसा डंबल शेप समझते हैं आप लोग। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस जा रही है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब इलेक्ट्रॉन हमने कहा पी एक्स ऑर्बिटल में है, मतलब इस तरह से उसकी शेप आ रही है पी एक्स ऑर्बिटल की, ऐसे 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 ऐसे। ये एक आप डंबल नहीं बना पाएंगे इसे, इस तरह का डंबल बने कि ऐसी शेप आ जाए। मतलब वास्तव में इसकी शेप जानते हो कैसी होती है? हम लोग तो ऐसे बनाते हैं, होती वास्तव में ऐसी है। होती वास्तव में ऐसी, इस तरह की शेप होती, लेकिन आदत हम लोग की ऐसे पड़ी हुई है बनाने की, इसी तरह से किताबों में बनाया जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसे होता है बिल्कुल, मतलब यहां से टच करते हुए ऐसे जाता है। इस तरह के 2 लोब बने होते हैं पूरा 3 डायमेंशनल रीजन में। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर पी एक्स ऑर्बिटल में तो यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, ये ऐसे सब होगा, एक्सिस यहां सब होगा ये, लेकिन वाई एक्सिस के अलावा वो कभी नहीं होगा। ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग जितना भी रीजन आप देख रहे हो, एक्स एक्सिस के अलोंग जितना भी, मतलब इसके पीछे भी, बोर्ड के पीछे भी है इलेक्ट्रॉन, बोर्ड के यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां 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 सब है इलेक्ट्रॉन, पूरा डंबल शेप है, 3 डायमेंशनल शेप। केवल कहां नहीं है? वाई एक्सिस के अलोंग नहीं होगा और जेड एक्सिस के अलोंग नहीं होगा। अब समझ में आ गया कि पी एक्स ऑर्बिटल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी along y axis and along z axis is 0, लेकिन y axis के अगर पैरेलल करोगे वहां पाया जाएगा। केवल y axis के along नहीं है, लेकिन y axis के पैरेलल के, जैसे मान लो ये लाइन आपने खींची, ये प्लेन खींचा, यहां पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये तो x axis आ गई ना बेटा इसमें, और ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के इधर है, न्यूक्लियस के लेफ्ट में है, न्यूक्लियस के पीछे मतलब उधर है, इधर है, हर जगह है, लेकिन y और z एक्सिस के अलोंग वो कभी नहीं जाएगा। अलोंग y एक्सिस और अलोंग z एक्सिस इलेक्ट्रॉन का, यानी यहां कभी नहीं मिलेगा और यहां कभी नहीं मिलेगा पीएक्स वाला इलेक्ट्रॉन।
मतलब अगर इसको हम लोग एनिमेशन से शो करना चाहें, मान लो इलेक्ट्रॉन को दिखाएं मूव कर रहा है, तो टक 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 ऐसे आपको मूव करता हुआ दिखाएगा, कभी भी यहां और यहां आपको नहीं दिखेगा। अगर हम इसका एक वीडियो कोशिश करें कहीं से ढूंढने की, सर्च करने की कि पीएक्स ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है स्पेस में, तो जब भी आपको दिखेगा वाई और जेड के अलग वो कभी नहीं आएगा। ये कहने का मतलब है, मतलब रैंडमली मोशन कर रहा है, यहां कर रहा है, मैक्सिमम टाइम यहां स्पेंड कर रहा है, ऐसे गया, ये कभी कभी यहां आ गया, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, लेकिन यहां और यहां नहीं आएगा। ऑन द एक्सिस, वही तो मैं कह रहा हूं, वाई और जेड एक्सिस के अलोंग, केवल वाई और जेड एक्सिस के अलोंग नहीं होगा। ये सब कहां से आया? मैथमेटिकल रिजल्ट्स हैं ये थ्योरी कह रही है। जो श्रोडिंगर की मैंने कहा ना वेव इक्वेशन, हर ऑर्बिटल का उन्होंने एक वेव फंक्शन दिया। जैसे आप लोगों ने कभी सुना है कि y² = 4x, कभी सुना है ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। ऐसी एक होता सर्किल होती है, ऐसी एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये सब आप मैथ में पढ़ोगे। तो श्रोडिंगर ने मैथमेटिकल मॉडल दिया, हर ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन दिया। उसका फार्मूला कुछ ऐसे ही था, फार्मूला काफी कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला होता है, ये तो सरल फार्मूले है ना। मतलब उन्होंने कहा जैसे 2px ऑर्बिटल है, तो 2px ऑर्बिटल का एक मैथमेटिकल वेव फंक्शन दे दिया, और जैसे ही हमारे पास मैथमेटिकल कोई फंक्शन होगा तो उसको हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, नहीं कर सकते? इतना तो आइडिया होगा कि अगर आपके पास कोई फंक्शनल कोई मैथमेटिकल फार्मूला हो, यू कैन ड्रा इट एज ग्राफ ड्रा कर सकते हो ना। इसी तरह से श्रोडिंगर ने हर ऑर्बिटल के लिए 1s के लिए, 2s के लिए, 2px के लिए, 2py के लिए, 2pz के लिए, हर ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन प्रस्तुत कर दिया। ये पकड़ो बेटा वेव फंक्शन, ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला, लो पकड़ो 3D xy का ये फार्मूला, ये पकड़ो 3D yz का फार्मूला। जैसे हमारे पास फार्मूला आ गया, हमने उसको ग्राफ ड्रा कर दिया। ग्राफ ड्रा करने से पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां कहां है, और बाकायदा उस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया श्रोडिंगर ने कि यहां पर 0.45 होगी, यहां 0.76 होगी, यहां 0.1 होगी, यहां 0.002 होगी। मतलब मैथमेटिकल फार्मूले दिए उन्होंने। कुछ फील हो रहा है अब आपको? वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी अपने सिलेबस में है, उस पर थोड़ा सा काम हम लोग को करना। आप चाहे एनसीईआरटी में एक बार पढ़ के देखिएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, एक बार ट्राई करिएगा पढ़ के देखने की। उसमें साई फंक्शन बना होगा ऐसे। तो इस पर भी हम लोग को काम करना है, लेकिन हम अपने हिसाब से कराएंगे ताकि हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा सकें। अभी हमारा फोकस जो है क्वांटम नंबर्स पे आपको प्रचंड कमांड हासिल कराने का है। और जो मुद्दे की चीजें हैं, मुद्दे की चीज क्या है कि हमें पता हो कि भैया px ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी yz प्लेन में 0 होगी। केवल एक प्लेन तो समझते हो ना, जैसे yz प्लेन ही तो आएगा ये ऐसे। तो आपसे क्या पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताइए px ऑर्बिटल का नोडल प्लेन कौन सा है? yz प्लेन। ऐसी py का क्या होगा? zx प्लेन। pz का xy प्लेन। आ गया समझ में? अच्छा, अब जैसे आपको मैंने बताया था dxy ऑर्बिटल, मैंने शुरू में बनाया था dxy ऑर्बिटल, ये देखिए बनाया dxy। अब जरा देखिएगा dxy ऑर्बिटल में 2 की बजाय 4 लोब हैं। भाई p ऑर्बिटल में थे 2 लोब, इसमें 4 लोब हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि dxy ऑर्बिटल के 4 लोब किस डायरेक्शन में हैं। तो आप कहोगे x और y एक्सिस के बीच में हैं। x और y एक्सिस के बीच में जितना भी रीजन है वहां पे dxy के 4 लोब्स हैं। मतलब x और y एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और 45 डिग्री पर मैक्सिमम होगी।
अगर इलेक्ट्रॉन dxy ऑर्बिटल में है तो x एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ये कैसे पता लगा? फार्मूले से। लेकिन फार्मूला कठिन इतना है कि एक तो हम लोग को याद नहीं रह सकता और उसकी मदद से हम लोग ग्राफ भी नहीं ड्रा कर पाएंगे। इतनी मैथ भी हम लोग की स्ट्रांग नहीं है, ना हो पाएगी इतनी मैथ स्ट्रांग आपकी, कम से कम बीटेक की तैयारी में। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत हाई लेवल की मैथ जब आप पढ़ोगे तब जाके इन चीजों को आप समझने की स्थिति में आ पाओगे। इसलिए अभी केवल आप जानकारियां हासिल करो। शेप देख ली और आपने याद कर लिया कि dxy ऑर्बिटल की शेप कैसी है, डबल डंबल शेप। इसको क्लोवर लीफ शेप बोल रहे हैं। इसमें कितने लोब्स हैं? 4 लोब्स हैं। वो किसके अलोंग ओरिएंटेड है? कोऑर्डिनेट एक्सिस x और y के बीच में है, अलोंग द एक्सिस नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन कहां कहां नाच रहा है? x और y एक्सिस के बीच में नाच रहा है। नाच ही तो रहा है, लगातार मूव कर रहा है, रुका थोड़ा ना हुआ है, लगातार मूव कर रहा है। और उसका पाथ कैसा होगा? उसका पाथ कुछ कुछ ऐसे होगा। उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इन्हीं रीजन में मैक्सिमम होगी। ऐसे 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 बस घूम रहा है वो dxy ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन। और किसमें? 3 डायमेंशनल रीजन में। तो कहां कहां उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है? अलोंग द x एक्सिस, अलोंग द y एक्सिस और अलोंग द z एक्सिस। z एक्सिस के अलोंग भी तो 0 है प्रोबेबिलिटी। तो dxy ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां कहां 0 है? अलोंग द x एक्सिस, अलोंग द y एक्सिस, अलोंग द z एक्सिस। तो कितने नोडल प्लेन हो गए? 2 हो गए। एक हो गया xz प्लेन, एक हो गया yz प्लेन। क्या ये समझ में नहीं आया? अरे xz प्लेन बताइए। अरे ऐसा प्लेन जो x एक्सिस और z एक्सिस को कंटेन कर रहा हो। मतलब ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, ऐसे ये yz प्लेन। नहीं समझ में आ रहा भैया? x एक्सिस के अलोंग 0, y एक्सिस के अलोंग 0, z एक्सिस के अलोंग 0, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग dxy ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। आपसे एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा? कहेगा एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन 4dxy ऑर्बिटल में है, बताओ इनमें से क्या क्या करेक्ट है? ए पार्ट लिखा होगा अलोंग द x एक्सिस इट्स फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0, सही है। अलोंग द y एक्सिस इट्स फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0, अलोंग द z एक्सिस इट्स फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0, बिटवीन द x एंड y एक्सिस इट्स फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज नॉन जीरो। चारों पार्ट करेक्ट हो गए। हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं एग्जाम में सवाल आते हैं उसी हिसाब से बता रहे हैं। हम इस तरह थोड़ा ना बता रहे हैं कि आपको बिल्कुल फील हो जाए, फील नहीं हो पाएगा। आपको केवल इसको ध्यान में रखना है, फील नहीं करिए आप, क्योंकि फील हो ही नहीं पाएगा जब तक आपका श्रोडिंगर का डिटेल सोल्यूशन नहीं आएगा। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि भैया डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, उनके नाम क्या हैं? उनके नाम आपने याद ही तो किए हैं, हमने याद कराया, आपने याद कर लिए, बस वही काम करना है। ये सब आगे क्योंकि हम लोग को काम आएगा। भाई आपको क्या चीज में समझ में नहीं आ रही है कि सर ये शेप कैसे आ गई, dxy ऑर्बिटल का फार्मूला क्या है, इसको dxy क्यों बोल रहे हैं, उस वेव इक्वेशन का फार्मूला बताइए, ग्राफ कैसे बना। यही सब तो तमाम क्वेश्चन होंगे जिनका जवाब हम आपको मिल ही नहीं पाएगा, लाख कोशिश कर ले। घंटों पढ़ाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि अभी आप 11th में हो, पहले तो 12th में पहुंचो, थोड़ी बहुत फिजिक्स तो पढ़ लो, तो थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन पढ़ लो। तो अभी आपको ध्यान रखना है। इसके नोडल प्लेन याद हो गए? ऐसे ही बताइए DYZ के नोडल प्लेन कौन से होंगे? DYZ के नोडल प्लेन समझ गए अपने आप? देखो XY और ZX, तो जैसे भी लिख लो, ऐसे ही DZX के बता लोगे, YZ और XY।
अरे जैसे dxy का बता लिया वैसे बाकियों का बता लोगे। अब इसका बताइए dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जरा ध्यान देना। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है। इसमें अलोंग दी कोऑर्डिनेट एक्सिस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये हाँ, जेड एक्सिस के अलोंग 0 है। इसमें जो है dx स्क्वायर, ये आपको याद रखना है कि बेटा बताओ dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लोब्स कितने होते हैं? आपको के 4। किस डायरेक्शन में होते हैं? आपको के अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस x एंड y। जेड एक्सिस के अलोंग इस ऑर्बिटल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0। नोडल प्लेन कितने? 2। कैसे, जरा समझो। ये लाइन बनाओ, ये लाइन पता है सबको y बराबर x है, और ये लाइन कौन सी है? y बराबर माइनस x। थोड़ा बहुत लाइन की इक्वेशन आती है कि नहीं आती? कि बिल्कुल नहीं आती लाइन की इक्वेशन? अरे 45 डिग्री के एंगल पर है ना मामला ये। तो नोडल प्लेन कौन कौन से हो गए इसमें? एक ये लाइन और जेड एक्सिस, y बराबर x लाइन और जेड एक्सिस। आई बात समझ में? इस जेड एक्सिस और इस लाइन से जाने वाला प्लेन y बराबर x और जेड एक्सिस। इस प्लेन का हम लोग कोई नाम नहीं रख पा रहे हैं, जैसे वहां पे नाम रख ले रहे थे ना, यहां पे हम लोग कोई नाम नहीं रख पा रहे हैं। सिर्फ इतना कहेंगे इसके नोडल प्लेन कितने हैं? 2। कोई पूछे कैसे, तो आप कहना है y बराबर x लाइन और z एक्सिस को, इन दो लाइंस को कंटेन करने वाला प्लेन। अरे दो लाइन से एक प्लेन बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ, कोई भी दो लाइन खींच दो, कोई भी दो लाइन खींच दो, एक प्लेन बन सकता है कि नहीं बन सकता? तो कौन कौन सी दो लाइन से? एक y बराबर x, एक z एक्सिस। तो z एक्सिस ये वाली लाइन हो गई और ये y बराबर x हो गई, इससे जाने वाला जो प्लेन है। ऐसे ही y इज इक्वल टू माइनस एक्स और z एक्सिस से जाने वाला जो ये वाला प्लेन है। समझ गए? याद कर लेना है। यानी ईच ऑफ dxy, dyz, dzx and dx square minus y square has 2 nodal planes. अब आता है dz स्क्वायर। dz स्क्वायर में कितने लोब थे? 2। dz स्क्वायर में 2 लोब थे, एक प्लस जेड एक माइनस जेड, और xy प्लेन में एक सर्कुलर रिंग है। तो xy प्लेन में भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है और जेड एक्सिस के अलोंग भी है। इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं है। आई बात समझ में? dz स्क्वायर हैज नो नोडल प्लेन। नहीं समझ में आया? अरे dz स्क्वायर की शेप याद है कि नहीं याद है? अरे बेबी सुदर लाइक शेप तो उसका नाम है, लेकिन डिजाइन कैसे होती है उसकी? 2 लोब होंगे जेड एक्सिस के अलाउंग और xy प्लेन में एक रिंग होगी, सर्कुलर रिंग। तो xy प्लेन में भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, जेड एक्सिस के अलाउंग भी है। समझ गए? इसलिए dz स्क्वायर में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है। Which of the following 5 d orbitals there is no nodal plane? dz स्क्वायर। बाकी चारों में 2-2 नोडल प्लेन होते हैं, चाहे वो 4th शेल का हो, चाहे 5वें शेल का हो। किसी भी शेल का अगर d सब शेल है
तो डी जेड स्क्वायर को छोड़ के कोई भी डी ऑर्बिटल होगा उसके दो दो नोडल प्लेन होंगे। द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स of 1s 2px 3py 4dxy 5dyz 6z square 7dx square y square 8s 9pz are x1 x2 x3 so on respectively. The number of nodal planes of 1s 2px 3py 4dxy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 so on x9 respectively. Calculate sigma I xi I is equal to 1 to 9. मतलब क्वेश्चन क्या है कि 1s में नोडल प्लेन x1 है, 2px में नोडल प्लेन x2 है, 3py में नोडल प्लेन x3 है, 4dxy में नोडल प्लेन x4 है, 5dyz में नोडल प्लेन x5 है, 6dz स्क्वायर में नोडल प्लेन x6 है, 7dx स्क्वायर प्लस y स्क्वायर में नोडल प्लेन x7 है, 8s में नोडल प्लेन x8 है, 9pz में नोडल प्लेन x9 है। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस 4x4 प्लस 5x5 प्लस 6x6 प्लस 7x7 प्लस 8x8 प्लस 9x9, ये निकालना है। समझ गए? किस तरह का क्वेश्चन आईआईटी में आएगा? आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो क्या नहीं कर पाओगे? भाई जिसको याद होगा एस ऑर्बिटल में तो नोडल प्लेन होता ही नहीं है, px हो चाहे py हो चाहे pz हो, उसमें नोडल प्लेन एक एक होता है, और dz स्क्वायर को छोड़ के हर d ऑर्बिटल में दो दो नोडल प्लेन होते हैं। आंसर 9 आ रहा है? क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं आई कि इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है ये समझते हो? आई एक्स आई, तो आई इज इक्वल टू 1 रखो तो 1x1, फिर 2 रखो, सिग्मा तो समझते हो बेटा, सिग्मा समेशन का सिंबल है, ये नोटेशन है समेशन का, सिग्मा। ये नहीं कि कोई ऐसी माँ है, ये मेरी माँ तुम्हारी माँ, सिग्मा। इट इज नॉट ए माँ, इट इज नोटेशन ऑफ समेशन। 46 आ रहा है, कोई 9 कह रहा है, कैसे कैसे आंसर बता दो लोग। आपका आंसर 9 आ रहा है? आंसर 9 तो हमें भी यकीन नहीं हो रहा। 46 अरे x1 कितना है? x1 0 है, x2 कितना है? 1 है, x3 कितना है? 1 है, x4 2 है, x5 कितना है? 2, x6 कितना है? 0, x7 कितना है? 2, x8 कितना है? 0, और x9 कितना है? 1। क्या ये चीज सही लिखी है? अभी भी कईयों को नहीं क्लियर है। भाई अगर हम ज्यादा समझाएंगे तो आपका ही देखो अपमान है, आपकी भी तो कोई इज्जत है ना।
जब आपको समझ में आ जाएगा, हम तब भी समझाएं तो इसमें क्या फायदा बताओ। तो आप वैल्यू पुट कर दो, x1 0, 2x2 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया, ये 0 हो गया, ये 7 दूनी 14 हो गया, ये 0 हो गया, ये 9 हो गया। अब इसको जोड़ देना है। सवाल में वजन कैसे आया? वजन ऐसे डाला गया, था सरल सवाल। आईआईटी में क्या होता है, एक सरल सवाल को कैसे कॉम्प्लेक्स किया जाए, बच्चा घबरा जाए देख के। लेकिन आपको इससे फायदा हुआ कि नहीं? एक बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई कि नोडल प्लेन्स आपको याद रहेंगे। अब वैसे नोडल प्लेन्स के लिए फार्मूला होता है एल, मतलब s ऑर्बिटल के लिए L0 तो नोडल प्लेन 0, p ऑर्बिटल के लिए L1 तो नोडल प्लेन 1, d ऑर्बिटल के लिए L2 तो नोडल प्लेन 2, f ऑर्बिटल के लिए L बराबर 3। सर पहले क्यों नहीं बताया? इसीलिए कि थोड़ा बहुत समझाना जरूरी था। और dz स्क्वायर के लिए नोडल प्लेन 0 है, ये कैसे पता लगता? फिर बात समझो ना, फार्मूले पे पूरी तरह निर्भर नहीं रहना है। क्या कह रहे हो? शायद समझ नहीं पाए इसका मतलब आप। आई क्या है? आई करंट है। व्हाट इज आई? अरे यार इतना तो नोटेशन मैथमेटिकल सिंबल से वाकिफ हो गया। अरे हम आई की जगह लैम्डा कुछ भी रख सकते थे, जे लिख देते। आई माने मैं, अहंकार की वजह से ऐसे लिखा है, मतलब आई लिखा जाता जनरली। और वैसे मैथ में आई बराबर √-1 होता है। किसी ने पढ़ा ये? आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई की पावर 4 इज इक्वल टू 1। ये पढ़ोगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। जिसने मैथ कम पढ़ी है उसको दिक्कतें आएंगी, ये मान के चलो। मैथ ज्यादा पढ़नी है आपकी, ये समझ गए मतलब आप? मतलब आई की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोड़ना है 1 2 3 4। ये तो वो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो ये लिखिए। अरे हम चलो ऐसे पूछते हैं, मान लीजिए हम कहते हैं 4s 6pz और 7dxy और 3dz स्क्वायर, इनके लिए नोडल प्लेन्स की संख्या y1 y2 y3 y4 है। ये है नोडल प्लेन्स। y1 प्लस 2y2 माइनस 3y3 माइनस 4y4, इसकी वैल्यू क्या होगी? y1 कितना 0, y2 कितना 1, y2 कितना 1 ही तो है तो 2 आएगा। y3 कितना है 2, 6 आएगा। y4 कितना है 0, -4 आएगा। नहीं समझ में? अरे 6pz का मतलब छठे शेल का pz ऑर्बिटल। ये पहली बार पढ़ रहे हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 6pz? छठे शेल का pz ऑर्बिटल। मतलब इसके लिए n बराबर क्या है 6, l बराबर 1 और ml बराबर 0। अरे pz है बेटा, पिज्जा है। इसके लिए बताओ n बराबर क्या है 3, l बराबर 2, ml बराबर 0।
अगर लिखा हो 7dxy, इसके लिए n बराबर 7, l बराबर 2, ml बराबर बताओ क्या है? -2, -1, +1, +2। इन चारों में से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एनी ऑफ दीज 4 वैल्यूज। हम लोग को नहीं पता किसके लिए क्या है, बस 0 नहीं लिखना। ठीक है? An electron is in 9d orbital. The value of n plus l plus m cannot be. ग्यारह, 10, 12, 13। सिंगल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये पार्ट आएगा क्योंकि एम एल बराबर 0 नहीं होगा इसके लिए, n प्लस एल ही 11 है, एम एल बराबर 0 नहीं है तो 11 से डिफरेंट आएगा, 10 हो सकती है। अगर एम एल -1 हो जाए और एम एल +1 हो जाए तो 12 और एम एल +2 तो 13। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? मतलब एम एल 0 नहीं है इसके लिए, बस इतनी सी बात है, एम एल इज नॉट इक्वल टू 0। An electron is in 5f xyz orbital. The value of n plus l plus m cannot be. ऑप्शन दे रहे हैं आपको हम, 12, 13, 4, 7। मोर देन वन क्वेश्चन है। मोर देन वन क्वेश्चन है। n बराबर कितना है? 5, l बराबर कितना है? 3। अब ml क्या हो सकता है? -3, -2, -1, +1, +2, +3, क्योंकि fz³ के लिए ml बराबर 0 है। n प्लस l तो 8 हो गया। अब 8 जो है अगर m -3 होगा तो 5 आ जाएगी वैल्यू। अगर ml -3 है तो n प्लस l प्लस ml क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और अगर +3 है तो 11, यानी 5 से 11 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्यों? तभी तो कह रहे हैं मोर देन वन क्वेश्चन है ना, कैन नॉट भी कह रहे हैं। ABC आंसर आएगा। नहीं समझ में आया? नहीं आया होगा क्योंकि मैथ कमजोर है आपकी। अरे जब आपको बताया n बराबर 5, ये क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो साफ दिख रहा है 5, और हम कैसे बनाए 5? आजकल ऐसे ही बनाया जाता है। ml की ये वैल्यूज है, 0 नहीं है। बताइए, अगर आपने ml मान लो -3 रखा,
इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। अगर आपने ml-2 रखा कितनी आएगी वैल्यू, 6 आएगी। ml-1 रखा 7 आएगी। ml+1 रखा 9 आएगी। और ml अगर आपने रख दिया +2 10 आएगी। ml अगर रख दिया +3 ये वैल्यू आ सकती है 5, 6, 7, 9, 10, 11। क्या बेटा आप समझ में आया? अब 5, 6, 7, 9, 10, 11 में से 12, 13, 4 ये कहां इसमें लाई कर रही है? केवल 7 ही तो लाई कर रही है। आप समझ गए आईआईटी वाले कैसे सवाल आपको देंगे? इन सवालों में केमिस्ट्री कम लग रही है, जनरल नॉलेज ज्यादा लग रहा ना कि आप किस तरह टैकल कर रहे हो सवाल। अब आज की शीट को हम लोग करते हैं असाइनमेंट नंबर 4 को। ये शीट हमारे सुपरविजन में आप करेंगे, पूरी शीट करेंगे हम लोग, थोड़ा स्पीड रखिएगा। पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन एटम के लिए। आपको बताया था हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी है केवल n पे डिपेंड करती है, उसमें n का कोई रोल नहीं है हाइड्रोजन एटम में, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसमें एनर्जी इज डिसाइडेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ओनली। तो बताइए क्या आंसर आएगा इसका? ए पार्ट आ जाए। सबको समझ में आ गया? अगर n फिक्स है तो l बदलते रहो, एनर्जी नहीं बदलेगी हाइड्रोजन एटम में। है बढ़िया क्वेश्चन। मतलब हम लोग ये चैप्टर इस स्मार्टली पढ़े, इस तरह से पढ़े कि चीजें कर पाए, सवाल कर पाए। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन हाइड्रोजन एटम इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस? केवल n से डिसाइड होगा। ए, n कम तो न्यूक्लियस के क्लोजर होगा। अब एक चीज यहां पे हम समझाना चाहेंगे आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, जैसे आयरन, सोडियम, नियॉन, कोई भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है जिसमें कई सारे s इलेक्ट्रॉन, कई सारे p, कई सारे d, कई सारे f, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, तो उसमें जो s इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, s इलेक्ट्रॉन्स, उनके नजदीक रहने की प्रोबेबिलिटी, न्यूक्लियस के पास रहने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी होती है। p इलेक्ट्रॉन्स की जो न्यूक्लियस के नजदीक रहने की प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी कम होती है। d इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के नजदीक रहने की प्रोबेबिलिटी और कम होती है। f इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियस के नजदीक रहने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है। ये आपको कैसे पता लगेगा? जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स बनाएंगे, लेकिन वो समय आएगा काफी देर बाद। तो इतना याद रखना, S, P, D, F, इसको बोलते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर। अब इस पेनिट्रेटिंग पावर का क्या मतलब है? न्यूक्लियस के नजदीक रहने की प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी to remain closer to the nucleus. आपको ये तो पता ही है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कहीं भी हो सकता है। मतलब सपोज इलेक्ट्रॉन 5D में है, सपोज इलेक्ट्रॉन 5D में है। अब 5D का इलेक्ट्रॉन हमेशा 5D में थोड़ा रहेगा, उसकी तो 5D में रहने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन न्यूक्लियस के नजदीक भी जा सकता है वो। किसी क्षण वो न्यूक्लियस के, मैंने आपसे क्या कहा था उस दिन कि मान लो न्यूक्लियस यहां पड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन 1 मिलीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कहीं भी रहने की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होगी, बताया था। मतलब न्यूक्लियस के अराउंड वो कहीं भी हो सकता है। लेकिन ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल वो 3 डायमेंशनल रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो 5D का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के नजदीक भी कभी कभी जा सकता है।
तो इस तरह से हर तरह के इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के नजदीक रहने की कुछ प्रोबेबिलिटी होती है। 5D से पूछा जाएगा बताओ तुम कितना न्यूक्लियस के नजदीक रहोगे, इतनी देर रहूंगा। S से पूछा जाएगा, P से, F से, तो आपको मैंने क्या बताया कि S इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियस के नजदीक रहने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। मतलब S इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस का प्यार सबसे ज्यादा मिलता है, P इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस का प्यार कम मिलता है, D इलेक्ट्रॉन्स को और कम मिलता है, F इलेक्ट्रॉन को सबसे कम मिलता है। जैसे कई बार होता है आपके घर में, जैसे मान 3-4 भाई बहन है, आपने मम्मी का मम्मी हम आपके पास रहते हैं, आप हमें लेकिन प्यार बहुत कम करते हो। तो मेरी सिस्टर बंगलौर में रहती, उसको आप बहुत प्यार करते हो। बात समझ गया? बंगलौर में है उसको ज्यादा प्यार मिल रहा है, लेकिन जो घर में है उसको कम प्यार मिल रहा है। कहने का मतलब यह है कि अगर S में है इलेक्ट्रॉन, भले वो 7S में क्यों ना हो, मतलब 7S का इलेक्ट्रॉन और 3D का इलेक्ट्रॉन, हो सकता है न्यूक्लियस का प्यार इसको ज्यादा मिल जाए। बात समझना मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये सब श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से क्लियर होगा जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद रखो बस। पेनिट्रेटिंग पावर का क्या मतलब हुआ? पेनिट्रेट करना, चुल्ल करना, मम्मी के साथ चिपके रहना। S इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के नजदीक रहने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा, P की कम, D की और कम, F की सबसे कम। लेकिन हाइड्रोजन एटम के लिए SPDF मायने नहीं रखते, केवल N से तय होगा। समझ गए बात को? तभी तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन हाइड्रोजन एटम इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस? तो आपको केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखनी है। अगर किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए कहा जाता तो आंसर इसका 7S लिखना पड़ जाता हम लोग को। मेरी बात समझ आ रही है आपको? सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब बताइए तीसरे क्वेश्चन में, इफ द सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है उसको सब्सिडियरी भी बोलते हैं, सब्सिडियरी या एजीम्यूथल। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का दूसरा नाम सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी है। इफ द सब्सिडियरी क्वांटम नंबर ऑफ ए सब एनर्जी लेवल इज 4, मतलब L बराबर 4 है, कौन सा ऑर्बिटल हुआ, कौन सा सबशेल हुआ? अरे ढंग से बताओ यार, ऐसी गलती मत करो। L बराबर 4 है तो कौन सा सबशेल हुआ? G सबशेल। तो G सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? अरे 9 ऑर्बिटल्स होंगे, 2l+1। G सबशेल में 9 ऑर्बिटल्स होंगे कि नहीं होंगे बताइए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये G सबशेल है। S सबशेल में कितने ऑर्बिटल? 1। P सबशेल में 3। D सबशेल में अरे 2l+1 होता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? इफ द सब्सिडियरी क्वांटम नंबर ऑफ ए सब एनर्जी लेवल इज 4। सब एनर्जी लेवल भाई सबशेल ही तो हो गया। अरे एनर्जी लेवल फिर सब एनर्जी लेवल, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो G सबशेल में मैक्सिमम अनपेयर्ड कितने हो सकते हैं बताइए? मैक्सिमम अनपेयर्ड 9 हो सकते हैं। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएं तो आंसर बताओ क्या आएगा इसका? डी पार्ट आएगा। क्या क्वेश्चन नंबर 3 सबको क्लियर है? अरे अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स बेटा पेयर्ड हो गए, m बराबर तो 2s+1 होता है ना बेटा, 1 ही तो आएगा मिनिमम वैल्यू, नहीं? अरे स्पिन मल्टीप्लिसिटी की मिनिमम वैल्यू बेटा 1 ही तो आएगी, 2 कैसे आ जाएगी अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए तो?
तो 1 2 3 तीनों क्लियर है। थर्ड वाले में दिक्कत क्या है? पहले तो दिक्कत बताओ, किस टाइप की दिक्कत है? अरे जी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 9 ऑर्बिटल्स हैं। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 9 हो सकते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? 2s + 1। तो s क्या होगा? 9 × ½ होगा, तो 2s 9 आएगा। ये 10 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब मिनिमम मल्टीप्लिसिटी के लिए सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाए। सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए तो कैपिटल S 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, which two orbitals are located along the axes and not between the axes? Last part। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। हमें वैसे ही पढ़ना भी चाहिए जैसे क्वेश्चन आने हैं। 5वां क्वेश्चन बताइए। तो चौथे का लास्ट पार्ट है, किसी को डाउट तो नहीं? 5वें में कह रहे हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर एन इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी? अरे n + l से। सेकंड पार्ट, छठे में, which of the following statements concerning the 4 quantum numbers is false? C, m gives the energy of electron now। m बताता है ओरिएंटेशन। 7वां, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल। बी पार्ट, अरे 2l + 1 तो ऑर्बिटल होंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो हर ऑर्बिटल में 2 रह सकते हैं ना। तो 7वें का सेकंड पार्ट। 8वां बताइए, द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच द बोथ पॉली एंड हुंड रूल आर वायलेटेड। कौन सा ऑप्शन? लास्ट पार्ट। 1 से 8 तक कोई समस्या तो नहीं? 9वें में, which of the following elements is represented by the electronic configuration? नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 10वें में, if the electronic structure of oxygen atom is written as 1s2 2s2, मैंने असाइनमेंट भेजा आपको ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया। 11वें में, D6 कॉन्फ़िगरेशन विल रिजल्ट इन टोटल स्पिन ऑफ। तो D6 का मतलब होगा 5 ऑर्बिटल बनाने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 4 अनपेयर्ड है और हर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी होगी? +½ आंसर 2 आ जाएगा। 11वें का सी पार्ट। 12वें में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन dxy ऑर्बिटल्स इज
लास्ट पार्ट। तो बाकी 3 ऑप्शन कहाँ सही है भैया? हमें सिचुएशन के मुताबिक आंसर देना है ना, अपना ऑप्शन थोड़ा बनाना है। ठीक है, 12 क्लियर है लास्ट पार्ट? बाकी 3 गलत है कि नहीं? तेरहवां बताइए, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 2p ऑर्बिटल इज, लास्ट पार्ट। 14वें में, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस में 15 एटॉमिक नंबर होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। यहां पे एक बात हम समझाना चाहेंगे आपको, फास्फोरस के वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s2 3p3 3d0, ये है। ये हो गया आपका 3s2 और ये हो गया आपका 3p3 और ये हो गया 3d0। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। फिर इसमें आता है एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन जरा देखिएगा, इन तीनों में एनर्जी का ऑर्डर क्या है? ये एनर्जी का ऑर्डर है। ग्राउंड स्टेट में तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो, इनकी अनपेयरिंग हो जाएगी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा। यानी एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? और हुंड का रूल क्या कहता था? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। यहां तो उल्टी स्पिन में था, अब देखिए सीधी में हो गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के रूल के कारण सेम स्पिन में रहेंगे, यही तो हुंड का रूल था। ये कहलाएगा एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। मतलब थर्ड शेल में ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। 3D खाली पड़ा है तो 3D में जाएगा। इलेक्ट्रॉन की, मेरी बात समझना, वेरियस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है वो तो आपको प्रिंसिपल से होती है, लेकिन किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में अगर हमें एक्साइटेड स्टेट में लिखना हो तो जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3d0। तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 3s2 फिर 3p5 1 2 3 4 5 और फिर 3d0, ये 3d है। अब ये कैसा कहलाएगा? ग्राउंड स्टेट है ना, वो ग्राउंड से जुड़ा आदमी है, बहुत विनम्र है, ग्राउंड से, हम जमीन से जुड़े हैं। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर इसको कहीं बाहर से एनर्जी मिल गई, लॉटरी लग गई कहीं से, उछलने लगता आदमी। एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसमें क्या होगा बताओ? ये जो 3p का इलेक्ट्रॉन है ना, पेयर्ड वाला, कहीं बाहर से अगर एनर्जी मिल गई तो इनके बीच तलाक हो जाएगा। ये पार्टनर है ना एक दूसरे के,
बाहर से आपने एनर्जी दी, एनर्जी देने पर ये क्या इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3p से 3d में, क्योंकि 3d में एनर्जी ज्यादा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन 3d में कब जा पाएगा, जब कहीं से इसको एनर्जी मिलेगी। तो अगर आपने इसको एनर्जी कहीं से दे दी तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, ये समझ में आया आपको, ये 3p और ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब भी रहेंगे सेम स्पिन में रहेंगे, कौन सा रूल, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे, ध्यान रहे, सभी सेम स्पिन में होंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो वहां गया, पहले स्पिन -½ थी, अब जैसे ही वहां गया तो कैसी हो गई, +½ ये सब आपको सीखना है। तो ग्राउंड स्टेट में बताइए क्लोरीन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 1, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3। इसी तरह से क्या सेकंड एक्साइटेड स्टेट लिख सकते हो, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का ऑर्बिटल डायग्राम आप बनाइए। ये आएगा 5 अनपेयर्ड। अब बनाइए थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ध्यान रहे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। अंतिम शेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। ये कैसे पता लगता है, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे स्लेटर रूल्स। मेरी बात समझना फिर से, जब हम किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, वो अबोव प्रिंसिपल से लिखते हैं। फिर जब उसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हुंस रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगता है। लेकिन जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, जैसे क्लोरीन का 3s2 3p5 3d0, उसमें अगर हमें एक्साइटेशन कराना है तो 3p का इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयरिंग हो जाएगी। बात समझ गया, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अनपेयरिंग होगी। 3p और 3d में किसकी एनर्जी ज्यादा है, 3d की। तो अगर आपने बाहर से एनर्जी दी तो 3p वाला जो ये इलेक्ट्रॉन था, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। फिर और ज्यादा एनर्जी दी तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। अब आपने और ज्यादा एनर्जी दी तो 3s का इलेक्ट्रॉन भी वहां पहुंच जाएगा। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए बताइए, 7 हो गए। बताइए जी, फिर हो ही ना पाता एक्साइटेशन। देख सकते थे, डिपेंड करता। ये बात समझिए, जैसे मान लो कॉपर है, कॉपर का क्या 29 है, क्या लिखते हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। ये कॉपर का है कि नहीं, हम इसको लिख सकते हैं 4p0 4d0 4f0। अब ये D का इलेक्ट्रॉन जो है किस में जा सकता है, 4s में जा सकता है।
ये डी का इलेक्ट्रॉन किस में जा सकता है, 4s में जा सकता है। लेकिन जरूर बात समझे ना, जरूरत भी तो पड़े हमें। जैसे आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं ना एक्साइटेड स्टेट वाले, जैसे मान लो नियॉन है, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6, ठीक। अब हमने कहा कि इसका एक्साइटेड स्टेट बनाओ, तो ये कहां चला जाएगा, 2p5 3s1 हो जाएगा। भाई अगर हमने इसको एनर्जी दी नियॉन को, तो 2p में 2d तो है नहीं, तो ऐसे में कहां जाएगा वो, 3s में। तो ये एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है। और इसमें क्या हो सकता था, 4s का इलेक्ट्रॉन 4p में जा सकता था, 3d का इलेक्ट्रॉन 4p में जा सकता था, कुछ भी हो सकता था, डिपेंड करता है कि हमने कितनी एनर्जी दी। लेकिन इसमें तो आप आसानी से बता पा रहे हो कि एक्साइटेड स्टेट में ये होगा कि नियॉन में एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन ये बनेगा नहीं बनेगा। तो शायद एक क्वेश्चन था ना इसमें, उसकी चारों क्वांटम संख्याएं पूछी हैं। देखो जरा क्वेश्चन एक था, क्या नंबर था क्वेश्चन, थर्ड असाइनमेंट नंबर थर्ड में, 1 में था, हाँ 1 नंबर असाइनमेंट में। कौन सा क्वेश्चन है, 10वां 22वां? देखिए असाइनमेंट नंबर 1 में 22वां क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्साइटेड स्टेट वर्ड है उसमें, इसके लिए पूछा है। मतलब ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, तो 2p के बाद तो 3s का ही नंबर आएगा ना बेटा, इलेक्ट्रॉन 3s में जाएगा। लेकिन जो क्लोरीन में हमने किया, तो इसमें क्योंकि 3d खाली पड़ा था, इसलिए इलेक्ट्रॉन 3d में जा रहे हैं। अगर 3d खाली ना होता तो 4s में जाता। ठीक, आगे बात समझ में। थर्ड शेल जो है, अगर इसमें हम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल जो थर्ड में पड़े हुए हैं, खाली ऑर्बिटल थर्ड शेल में। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग का चल रहा है, 15वां। 15 में क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन इलेक्ट्रॉन विद ml बराबर +2 इज इनकरेक्ट। ml बराबर +2, इसका मतलब L की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। बताइए, L मिनिमम 2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसी के लिए तो -2 -1 0 +1 +2, और L बराबर अगर 3 है तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, देखो +2 आ गया। तो क्वेश्चन 15वां क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन इलेक्ट्रॉन विद ml +2 इज इनकरेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन D में भी हो सकता है, F में भी हो सकता है, G में भी हो सकता है, H में भी हो सकता है ना। तो ए पार्ट क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन कुड बी इन द थर्ड शेल। तो D में होने के लिए तीसरा शेल तो मस्ट है, पहले में तो केवल S होता है, दूसरे में S और P होता है, तीसरे से ही तो स्टार्ट होता है D। तो थर्ड शेल में हो सकता है, थर्ड के D सब शेल में। ए पार्ट करेक्ट लिखा है, द इलेक्ट्रॉन इज इन ए नॉन स्फेरिकल ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो D या F में है ना, तो वो तो नॉन स्फेरिकल है कि नहीं। सी पार्ट क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन में हैव ms बराबर -12, बिल्कुल हो सकता है, ms कुछ भी हो सकता है, +12 या -12।
लास्ट पार्ट, इलेक्ट्रॉन मस्ट नॉट इन ए एफ ऑर्बिटल, गलत हो गया। एफ में हो सकता है, जी में हो सकता है। क्वेश्चन समझ में आ गया 15वां? अभी कईयों को डाउट है लगता है। क्वांटम नंबर्स पे पकड़ बन रही है कि नहीं बन रही है? ml बराबर अगर +2 है तो इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में हो सकता है, क्या सेकंड शेल में हो सकता है? नहीं, क्योंकि सेकंड शेल में तो S और P होता है ना बेटा। अगर S और P इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में तो बेटा हो सकता है ना, बताइए। फोर्थ शेल में, फोर्थ शेल में इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है। ये किस तरह के सवाल हैं? जब आपका कॉमन सेंस स्ट्रांग होगा, रिजल्ट्स याद होंगे दिमाग में। तो 15वें सवाल का आंसर लास्ट पार्ट हो गया। लिखा है मस्ट नॉट इन, अरे ऐसे कैसे? एफ में हो सकता है, एफ में होने के बावजूद ml बराबर +2 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, बस ऐसे सवाल कर लोगे। In a 3D subshell, all the 5 orbitals are degenerate. What does it means? Same energy. 17वां, which of the following subshell can accommodate as many? subshell लिखा क्या ऑर्बिटल लिखा है? subshell, चलो कोई बात नहीं। which of the following subshell can accommodate as many as 10 electrons? 3D, 2D क्यों गलत है? होता ही कहाँ 2D? 2D होता ही नहीं ना। और सी और डी पार्ट क्यों गलत है? वो सबशेल थोड़ना है, तो ऑर्बिटल है। क्वेश्चन 18, which of the following statement is correct for an electron having L is equal to 2? ये पार्ट क्या सही हो सकता है? लोवेस्ट एनर्जी शेल तो पहला होता है। अरे पहले में कैसे हो जाएगा? 1s में कैसे हो जाएगा? ml बराबर +2 है, नहीं सॉरी L बराबर 2 है। अगर L बराबर 2 है मतलब D सबशेल है। The electron may be in the lowest energy shell, गलत हो गया। The electron is in a spherical orbital, गलत हो गया। स्फेरिकल ऑर्बिटल तो ऐसे होता है। सी पार्ट, इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव स्पिन, अरे मस्ट नहीं, ये हो सकता था, तो सी पार्ट भी गलत हो गया। लास्ट पार्ट, इलेक्ट्रॉन में हैव ए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, डी सबशेल में होगा तो ml की वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2, इन पांचों में से कुछ भी हो सकती है। अच्छे लगे सवाल की नहीं? लास्ट पार्ट इसका आंसर आएगा। कुछ अब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो रहा है, चीजें याद हो रही कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 19 में, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ दिस एटम। हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्या पाउली लगाओगे? एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। जब है ही एक इलेक्ट्रॉन तो पाउली कैसे समझाओगे? पाउली समझाने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो हो। 19 क्लियर? 20 में, the subshell that arises after F subshell is called G subshell. What is the total number of orbital in the shell in which the G subshell first occur? अरे पांचवा शेल, पहली बार जिंदगी में पहली बार हुआ है मुझको, ये सबको पता है। The subshell that arises after F subshell is called G subshell. What is the total number of orbitals in the shell in which the G subshell पहली बार occur? पांचवा ही शेल तो है जिसमें पहली बार G आएगा।
और जी हेलो जी, क्या है जी? 5वीं पास हो जी। 5वें शेल में पहली बार आएगा। पहले शेल में एस है, दूसरे शेल में एसपी है, तीसरे शेल में एसपीडी है, चौथे शेल में एसपीडीएफ है, 5वें में ही तो पहली बार जी आएगा। तो 5वें शेल में ऑर्बिटल्स कितने होंगे? एन स्क्वायर। अरे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताया था, एन स्क्वायर। पूछा क्या क्वेश्चन में है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द शेल इन विच द जी सब शेल फर्स्ट ऑकर। उस शेल में बताओ कितने टोटल ऑर्बिटल्स हैं जिसमें पहली बार जी आएगा। 5वां शेल। 5वें शेल में कितने ऑर्बिटल्स? 1 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल, 9 ऑर्बिटल। ये सब ऑर्बिटल्स ही तो हैं। क्यों? जोड़ लो, 25 आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 20वां क्लियर। 21वां, इन आयरन एटम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 2। तो आयरन में कॉन्फ़िगरेशन ये आया था 3d6 4s2, याद आया? n बराबर 3 और l बराबर 2। अरे 3d तो हुआ। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन पूरा रिकॉल करो। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस हुआ था पिछले टर्म पे। अब वो प्रिंसिपल से लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, यही था। तो n प्लस l नहीं, सॉरी, n बराबर 3 l बराबर 2 वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बताओ? क्या आंसर आएगा? सी पार्ट। In iron atom, how many electrons have n is equal to 3 and l is equal to 2? Answer C part. 22वें में the possible correct set of quantum numbers for the unpaired electron in Cl atom. तो Cl atom का कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p5, तो इसी में तो अनपेयर्ड होगा। इसी में तो भैया अनपेयर्ड होगा कि नहीं होगा? दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके लिए n बराबर कितना है? 3, l बराबर 1। ऑप्शन चेक करो, सी पार्ट होगा, क्योंकि ml थोड़ा ना बता सकते हैं कितना होगा। ml तो +1 0 -1 कुछ भी हो सकता है, और ms भी नहीं बता सकते क्या होगा, +½ की -½ 22वें का सी डन। 1 से 22 तक कोई क्वेश्चन दोबारा तो नहीं पूछना। बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जल्दी से। हाँ 13वां, बाकी लोग बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिनको क्लैरिटी ज्यादा है। 13वां क्वेश्चन, देखिए 2p सबशेल में जो 2px 2py और 2pz, इनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। मतलब इन तीनों की एनर्जी इक्वल होगी, क्योंकि एनर्जी किससे डिसाइड होती है? n+l से। इन तीनों का n+l 3 है कि नहीं है? अरे ml में ही तो फर्क है बेटा, ml की वैल्यूज में ही तो फर्क है। टू पी एक्स 2py 2pz, इनमें कौन सी क्वांटम नंबर्स में फर्क है? ml, n तीनों का 2 है, l तीनों का 1 है, और एनर्जी n+l से डिसाइड होती है। तो 2px 2py 2pz तीनों की एनर्जी बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं।
क्या नहीं समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 27 बताइए। द शेप ऑफ ऑर्बिटल विद एल्ब्रा 1। डम्बल में एक बी मिसिंग है, डम लिखा हुआ, डम्बल, डम्ब बेल, बी पार्ट आएगा 27 का। और 28 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईच ऑफ विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। कर लीजिए, मैं आपको आंसर्स भेजता हूं, टैली करिए फिर। आगे सुनिए। हम भेज रहे हैं गूगल लिंक। नहीं, गूगल लिंक भेजते हैं, गूगल लिंक से तुरंत पता लग जाता है ना। हाँ, मैंने देखिए आंसर आपको भेजे हैं। अभी आपके पास एक टेस्ट पेपर आया है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्वांटम नंबर्स पे आधारित। जो आपने पढ़ा है उससे लाइट क्वेश्चंस हैं, 2-4 क्वेश्चंस हो सकता है हैवी मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस लाइट है। 40 मिनट का समय है। और आपको मैंने एक शेयर किया लिंक गूगल फॉर्म का, देखिए आया आप पास, उसी में आंसर सबमिट कीजिएगा। गूगल फॉर्म का एक लिंक शेयर किया है, सभी के पास आया होगा। ना निगेटिव मार्किंग नहीं है, केवल पॉजिटिव मार्किंग। सवाल नहीं भी करोगे तब भी मिलेंगे। हाँ, पेपर क्या, कोई बात नहीं, फोन नहीं लाए, फोन भी दिलवाते हैं। पिछली वाली शीट के लिए संडे को क्लास रखेंगे, संडे को एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे जिसमें आपके क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। 32 किसका, इसी शीट का 32वां देखिए, 32वां है भी, हाँ है तो। इसी शीट का 32nd क्वेश्चन देखिए। द वैल्यू ऑफ n plus l plus m फॉर द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। सिल्वर में मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? ये होगा बेटा अंतिम इलेक्ट्रॉन। देखिए आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर लेते हैं, बना लेते हैं, तो अगर इसमें से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो किसको निकालेंगे?
5s को तो निकालेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन कौन सा निकलेगा? जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब n+l से नहीं तय करना है ऐसे, वो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते समय होता है, बात समझना ध्यान से। लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, एक्चुअली एक हमें सिलेक्टर रूल पढ़ना पड़ेगा जिसमें जेड इफेक्टिव निकाला जाता है, मतलब बहुत सी बातें भी पढ़नी पड़ेंगी जब क्लियर होगा। फिलहाल इतना ध्यान रखो कि जब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना हो, अंतिम शेल से निकालना, और वही मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते समय मामला दूसरा है, निकालते समय मामला दूसरा है। तो n बराबर क्या लिखोगे? 5, l बराबर क्या लिखोगे? 0, m बराबर 0। तो आंसर क्या आ जाएगा 32वें का? आंसर मैंने भेजे, मैच कर रहा है कि नहीं? देखो जरा, आंसर मैंने भेजे हैं बेटा, देखो आंसर देख लो 32वें क्वेश्चन का। थर्टी सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देखो, सेकेंड पार्ट मैच कर रहा है कि नहीं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं 28 क्वेश्चन, 28वें में Mn2+ के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा कि नहीं आएगा बताओ, बताइए। Mn2+ के लिए कॉन्फ़िगरेशन चेक करो। अब n+l बराबर 3 किसके लिए आएगा? इसके लिए आएगा, बताइए। इसके लिए आएगा, बताइए। क्या और किसी के लिए n+l 3 आएगा? क्वेश्चन नंबर 28, Mn2+ का कॉन्फ़िगरेशन ये बनेगा n+l बराबर 3 इसके लिए और इसके लिए, और किसी के लिए क्या होगा n+l 3? अरे इसके लिए तो 5 आ जाएगा, इसके लिए 4 आ जाएगा, इसके लिए 2 आएगा, इसके लिए 1 आएगा। आगे कंडीशन कौन सी है? मॉड ml = 1, मतलब ml ±1। तो +-1 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे कि नहीं? सॉरी, इसमें तो ml बराबर 0 होगा ना बेटा। इसके लिए क्या होगा ml बराबर? इसके लिए ml 0 होगा कि नहीं होगा? और ml बराबर +-1, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। आंसर 4 आएगा कि नहीं आएगा? चेक करो, आ रहा है? समझ में आ गया? मॉड ml = 1 लिखा है ना बेटा।